सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय सेवा के ग्रामीण कार्य विभाग में वर्तमान में पदस्थापित हूँ। और मैं आज आप लोगों के सामने जो बिहार स्पेशल का क्लास चला रहा हूँ, उसमें मैं आपको 69th बीपीएससी, 60th बीपीएससी और 67th का री एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को 67th बीपीएससी में जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसमें बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और विश्वास रखिए, जिस दिन मैं अपना बिहार स्पेशल का सारा क्लास कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि जिस दिन मैं बिहार स्पेशल टोटल कंप्लीट कर दिया, उस दिन आपका एक भी क्वेश्चन बिहार से संबंधित नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो चलिए बिना लेट किए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद कौशल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। आपको साइंस की वीडियोस मिलेगी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपको मैथ्स की वीडियो मिलेगी, रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, और आपको जीके की वीडियो मिलेगी। यानी कि जितना मुझसे संभव हो पाएगा, मैं उतना आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 21-22 का डाटा है, ये उस समय का करंट अफेयर्स है। क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हम लोग लेटेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लेटेस्ट। अभी जो राजकोषीय घाटा है, 290-95, ऐसे याद रखें, 290-95 करोड़। और परसेंटेज में देखेंगे तो 2.98%। ये है राजकोषीय घाटा। तो क्या सिर्फ इसको पढ़ना है? नहीं, हम लोग पूरा देख लेते हैं। कुल प्राप्ति और कुल व्यय, यानी कि हम लोगों को कितना प्राप्ति हुआ, 2,78,925। 2,78,925, याद रखिए, यहाँ 2,78,925 है, यहाँ 2,78,725 है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। और कुल प्राप्ति को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है राजस्व प्राप्ति, एक है पूंजीगत प्राप्ति। कुल व्यय को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अगर हम राजस्व प्राप्ति की बात करें तो ये है 2,26,798। और पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो ये है 52,127 करोड़। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो करोड़ में कर रहे हैं। 2,25,676 करोड़ है आपका राजस्व व्यय। और अगर इसे परसेंटेज में बात करें तो 80.97, 80.97%। और पूंजीगत व्यय का बात करें तो 53,048 करोड़। और परसेंटेज में बात करें तो 19.03%। अगर हम लोग बात करते हैं राजस्व प्राप्ति की, तो राजस्व प्राप्ति में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के में हिस्से के रूप में जो मिलता है, वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर उसका बात करें तो 11,30,11 0.92 करोड़। याद रखिए, पॉइंट के बाद ज्यादा आपको एग्जाम में चेंज नहीं करता है, पॉइंट से पहले ही आपको चेंज करेगा। तो अगर आप 11,30,11 भी याद रखे हैं तो आप सही ऑप्शन टिक करके आइएगा। अगला राजस्व बजट। राजस्व बजट है 11,21,41 करोड़। आप 11,21 करोड़ याद रखिए, और 0.11% में भी याद रखिए। राजकोषीय घाटा मैं बता ही दिया हूँ, 290-95, 290-95, और परसेंटेज में 2.98%। चलिए आगे आते हैं। आगे हम लोग आते हैं वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह का बात करें तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है। याद रखिए, इसमें राम मनोहर लोहिया नहीं है, जेबी कृपलानी है, राजेंद्र प्रसाद भी है सपोर्ट में, और राजकुमार शुक्ल शुक्ल तो एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जाते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और वहां जाकर गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को मिलकर बताते हैं चंपारण का हाल, कि चंपारण में हमारी तीन खटिया प्रणाली यानी कि नील की खेती के बारे में बताते हैं कि वहां पे जितनी भी भूमि है उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। और नील की खेती करने से जमीन जो है वो बंजर हो जाती है। अगर नील की खेती नहीं करेंगे तो उनको 3/20 भाग पर खेती नहीं अगर खेती नहीं करेंगे तो उन पर शोषण भी किया जाता है। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर पहले हम लोग मार लेते हैं राम मनोहर लोहिया। और इसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह का क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग पूरा चंपारण सत्याग्रह डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, यानी कि तीन कटिया प्रणाली मतलब कि 3/20, यानी कि 20 में 3।
नील की खेती करने से खेत जो है वो बंजर हो जाता है। 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन, जिसमें राजकुमार शुक्ल जाते हैं। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम याद रखिएगा, मुरली भराहवा। मुरली भराहवा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ब्रज किशोर प्रसाद ने प्रस्ताव को पेश किया, इनकी तरफ से, राजकुमार शुक्ल की तरफ से। शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप चंपारण आइए और चंपारण आकर हमारा हाल देखिए। 10 अप्रैल, ये सारा डेट याद रखें, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 21 अप्रैल, 13 मई, ये 5 डेट आपको लगातार याद रखना है। 10 अप्रैल को गांधी जी कलकत्ता से पटना आए, यानी कि पटना आए 10 अप्रैल को। 15 अप्रैल को वो चंपारण पहुंचे, 5 दिन पटना से चंपारण जाने में उनको लगा। 16 अप्रैल को चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट डीएम जो है वो नोटिस निकाला कि आप गांधी जी, आप किसको बोल रहा है, गांधी जी को, आपको चंपारण छोड़ने के लिए, मतलब गांधी जी को बोल रहा है। कौन? चंपारण का जो मजिस्ट्रेट है, डीएम, जिला मजिस्ट्रेट डीएम, वो बोलता है गांधी जी आप चंपारण छोड़ दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहाँ डाल दिया जाता है? मोतिहारी के जेल में। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी जब जेल गए तो किसको अपना उत्तराधिकारी चुन के गए? ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1917 को गांधी जी को रिहा किया गया, यानी कि 5 दिन वो जेल में रहे, 16 से 21। ठीक है। 13 मई 1917 को स्वतंत्र जांच कर, खुद से जांच करते हैं गांधी जी। जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप देते हैं। बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को वो रिपोर्ट सौंप देते हैं। और उस रिपोर्ट के, इस जांच रिपोर्ट का फायदा क्या होता है कि चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन होता है। और चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन जो होता है उसके अध्यक्ष थे एफ जी सलाई। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन है, और उसके एक सदस्य गांधी जी भी थे। ठीक है। गांधी जी के सहयोगी और कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरूल हक, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण। इसमें कहीं भी आपको राम मनोहर लोहिया का नाम नहीं दिखता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज का लिंगानुपात है 1015, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। आपको ये याद रखना है, 1015 इसका जो है लिंगानुपात है। आते हैं, जो बिहार का लिंगानुपात है वो 918 है। ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं? 1000 पुरुष में 918 महिलाएं हैं बिहार में, लेकिन गोपालगंज की बात करें तो 1000 पुरुष में 1015 महिलाएं हैं। तो यहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो मुंगेर का है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है। अगला, एकमात्र जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है वो है गोपालगंज। पहले बता दिए कि 1015 इसका लिंगानुपात है, और एकमात्र जिला है जो 1000 से ज्यादा है, यानी कि जिसमें पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं। अभी आप केरल जाइएगा तो केरल का लिंगानुपात जो है वो 1000 से ज्यादा है, यानी कि केरल में भी आपको महिलाएं ज्यादा है, पुरुष कम है। अगला, शिशु लिंगानुपात की बात करें, चूंकि लिंगानुपात की बात किए हैं तो शिशु शिशु लिंगानुपात की बात करना भी अनिवार्य हो जाता है। तो शिशु लिंगानुपात जो है वो 935 है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में है किशनगंज। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गोपाल और किशन, वो तो एक ही का नाम है, कृष्ण भगवान का। तो सर्वाधिक लिंगानुपात में कृष्ण भगवान से रिलेटेड होगा, गोपालगंज और किशनगंज, दोनों गंज है। ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर कैमूर, देखे मुंगेर कैमूर मिलता जुलता है, ये टोटल लिंगानुपात और ये शिशु लिंगानुपात। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा अच्छा आएगा, और मैंने सारा कंसेप्ट कितना अच्छा से यहाँ पे आपके लिए लिखा है। विधान परिषद का क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको विधानसभा और विधान परिषद का टोटल कंसेप्ट बिहार से रिलेटेड बता दूंगा ये क्वेश्चन में, आप देखिएगा। आगे रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले जानिए सरला। सौ से हो गया आपका संसद, रौ से हो गया राज्यसभा, और लौ से हो गया लोकसभा। यानी कि संसद का आर्टिकल है 79, 80, 81। 79, 80, 81, 79, 80, 81। अब देखिए, जब भी आप सेंटर के कोई आर्टिकल से स्टेट के किसी आर्टिकल पर आइएगा, आप क्या कीजिएगा, 11 माइनस करके 100 जोड़ दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर 79 था, इससे 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68, और इसमें 100 जोड़ देंगे, 168। तो ये देखिए
आपका आ गया। संसद के इक्विवेलेंट है विधानमंडल, राज्यसभा के इक्विवेलेंट है विधान परिषद, और लोकसभा के इक्विवेलेंट है विधानसभा। 168, 169, 170 आर्टिकल का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों राज्यसभा के इक्विवेलेंट है विधान परिषद? क्योंकि राज्यसभा अपर हाउस है, उच्च सदन है। तो स्टेट का बात करें तो वहां पर विधान परिषद उच्च सदन है। ठीक है, देखिए ये है आपका संसद 79। संसद में तीन चीज होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा का बात करते हैं। तो राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है, लोकसभा का आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता मतलब कि यहाँ ये कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि इसका 1/3 मेंबर जो है, 1/3 मेंबर जो है, हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करता है। ये वर्ड याद रखिएगा, हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, इसका 1/3 मेंबर। तो बच्चा कितना, 2/3 मेंबर वो मौजूद रहता है। यानी कि हर एक मेंबर का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। ठीक, वही अगर लोकसभा का बात करें तो ये टेम्पोररी हाउस है। टेम्पोररी हाउस इसलिए है क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। ये प्रत्येक 5 साल पर भंग होता है। ठीक है, अगर बहुमत नहीं मिला तो भी भंग हो जाएगा। विधानमंडल का बात करें तो आर्टिकल 169, इसमें तीन चीज होता है, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर यानी कि राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यपाल, गवर्नर। आर्टिकल 169 बोलता है विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद का गठन, ये भी एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल पर रिटायर करते हैं। और ये उच्च सदन भी है, राज्य के लिए उच्च सदन है। राज्य के लिए निम्न सदन है विधानसभा, इसको भंग किया जा सकता है, बहुमत नहीं मिलेगा तो भंग हो जाएगा, या फिर प्रत्येक 5 साल पर भंग हो जाएगा। अगला, अब विधान परिषद और विधानसभा के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। विधान परिषद यानी कि उच्च सदन, ठीक है, अपर हाउस। इसके निर्माण का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 169 में है। और 169 बोलता है कि कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, और कोई अगर मान लीजिए स्टेट हो, ठीक है, स्टेट, मान लीजिए कि अभी सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद लागू है। इन 6 स्टेट को छोड़कर अगर कोई अन्य स्टेट, मान लेते हैं कि झारखंड, झारखंड अगर चाहता है, झारखंड अगर चाहता है कि वो अपने में, अपने स्टेट में विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी लाए। विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, सिर्फ ये 6 स्टेट में है। यूपी बिहार तो अगल बगल है, महाराष्ट्र कर्नाटक अगल बगल है, ठीक है, ज्यादा अगल बगल, थोड़ा सा महाराष्ट्र के नीचे ही कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना अगल बगल है, सब ऊपर नीचे अगल बगल ही है ये तीनों। ठीक है, दो दो का पेयर में याद रखिए। ठीक है, तो इनके अलावा अगर कोई भी स्टेट चाहता है कि उसमें विधान परिषद का गठन हो, तो वो आर्टिकल 169 के तहत बहुमत लाकर, अभी इसमें शायद 2/3 मेजोरिटी से होता है, ये कोई कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि किस मेजोरिटी से इसमें बहुमत लाना होता है। दोनों सदन में, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में इसको क्या बोलते हैं, पारित कर कर बहुमत लाकर और उसको पेश करना पड़ता है संसद में, तब जाकर विधान परिषद का गठन होता है। और आर्टिकल 171 बोलता है विधान परिषद की संरचना का वर्णन, यानी कि विधान परिषद की संरचना होगा कितना, यानी कि विधान परिषद में मैक्सिमम और मिनिमम संख्या कितना होगा। अगर हम लोग मिनिमम का बात करें तो ये 40 होगा, 40 से कम नहीं होगा। और मैक्सिमम का बात करें तो 1/3 इंटू विधानसभा के सदस्य। अगर विधानसभा 40 है तो मैक्सिमम होगा 1/3 इंटू 40 यानी कि 13। ठीक है, अगर विधानसभा आपका 100 है तो मैक्सिमम, विधान परिषद में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/3 इंटू 100 यानी कि 33। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। बिहार में कुल सीट कितना है विधान परिषद का? 75, ये भी आपको याद रखना है। और इस 75 में कितना आरक्षित है वो मैं नीचे बताऊंगा, कितना आरक्षित है नहीं है। इस 75 में आपका कितना आरक्षित है, कितना आरक्षित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, विधान परिषद में और विधानसभा में कितना आरक्षित है, लोकसभा में कितना आरक्षित है। अगला, स्थायी सदन। स्थायी सदन का बात करें, इसको स्थायी सदन इसलिए बोलते हैं परमानेंट हाउस, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 मेंबर यानी कि 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं।
यानी कि एक 1/3 मेंबर कितना पर, 2 साल पर, तो एक मेंबर कितना पर, 6 साल पर। तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 6 साल। आपको यही दिमाग में बैठाना है। इसका पहला बैठक कब हुआ था, 20 जनवरी 2013। देखिए यही क्वेश्चन पूछा है, विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई, 2013। इसका आंसर तो हम लोग को मिल गया कि 20 जनवरी, इसमें डेट भी याद रखिएगा, 20 जनवरी 1913 विधान परिषद की पहली बैठक। लेकिन क्या विधान परिषद की ही पहली बैठक आपको याद रखना है, नहीं, विधानसभा का भी पहला बैठक याद रखना होगा, तो वो आगे पढ़ेंगे। देखिए पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को कहां पर हुई, पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार, सभागार यानी कि ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, पटना कॉलेज बांकीपुर के ऑडिटोरियम में। ठीक। बिहार और उड़ीसा जब था संयुक्त, उस समय विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, सर वाल्टन मोरे, सर वाल्टन मोरे। और बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। ये बिहार और उड़ीसा का मिक्स्ड है, और ये सिर्फ बिहार का है, राजीव रंजन प्रसाद। दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। विधान अगला है, विधान परिषद के सदस्यों का चयन कैसे होता है। तो इसके सदस्यों का चयन होता है, ये 5 तरीका है। 1/3 मेंबर विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। फिर बचा 1/3 मेंबर स्थानीय निकायों द्वारा। फिर 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। देखिए 1/6 नामित होता है, और 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। यानी कि राज्यपाल जो है 1/6 मेंबर को नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं। बाकी जितना बच गया, ये दोनों और ये दोनों 5/6, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट पब्लिक नहीं चुनती है, पब्लिक के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी कि विधानसभा के सदस्य चुन रहे हैं, यानी कि हम तो नहीं चुन रहे, विधानसभा में जितने मेंबर होंगे वो चुनेंगे। यानी कि ये अप्रत्यक्ष इलेक्शन है, हमारे चुने हुए मेंबर चुनेंगे। ठीक है। अगला 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा, और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा। स्नातक जैसे एक बार सुने होंगे कि आपका सुपौल, सुपौल था ना, हाँ सुपौल था, या सारण, हाँ सारण स्नातक क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचक क्षेत्र। तो इस टाइप का आपको मिलेगा। ठीक है। आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा डिटेल में चले जाइए, लेकिन मैं बस एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा आपसे कि चयन किस प्रकार से होता है। यही 5 तरीका है चयन का। अब आते हैं विधानसभा। विधानसभा का जिक्र आर्टिकल 170 में है, बताए थे। सरला आप याद रखिए, सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81। ठीक। अब इसी का अगर स्टेट में आ जाएंगे तो 168 किसका हो जाएगा, 11 घटा के 100 जोड़ने वाला रूल, 168 हो जाएगा विधानमंडल, 169 हो जाएगा विधान परिषद, और 170 हो जाएगा विधानसभा। तो यही 170 यहाँ पर विधानसभा। ठीक। इसको निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस। इसको अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्षों पर इसे भंग किया जा सकता है, और बहुमत साबित नहीं होगा तो भी भंग हो जाएगा। ठीक। और इसमें मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम 500, मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। बिहार में कुल सीटों की संख्या याद रखिएगा, यहाँ हम आपको बताए थे कि 75 में कितना रिजर्व रहता है, एक भी रिजर्व नहीं रहता है, एक भी सीट रिजर्व नहीं रहता है। लेकिन विधानसभा में जो आपका टोटल 243 सीट है, उसमें एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व रहता है। यहाँ देखिए मैक्सिमम 500, विधानसभा में मैक्सिमम 500 हो सकता है, और मिनिमम 60 हो सकता है, इसको भी याद रखना है। 2 सीट जो एसटी के लिए रिजर्व है उसको आपको याद रखना, कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया जो है वो बांका जिला में है, मनिहारी कटिहार जिला में है। पहले एक सीट जो था वो आंग्ल भारतीय के लिए रिजर्व था, लेकिन 104 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक सीट जो है आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षित थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। और ये सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं, लोकसभा के लिए भी समाप्त कर दिया गया है। इसकी प्रथम बैठक 7 फरवरी 1921 को की गई थी। याद रखिए विधान परिषद में हम लोग पढ़े 20 जनवरी ना, 20 जनवरी 1913 विधान परिषद के लिए था पहला बैठक, और विधानसभा के लिए पहला बैठक है 7 फरवरी 1921, ये विधानसभा के लिए है। दोनों डेट को याद रखना है। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री राम दयालु सिंह, ये भी याद रखना है।
अगला 49 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? अभी पढ़ चुके हैं, 38 सीट आरक्षित है। ठीक, 38 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, 38। लेकिन वही अगर जनजाति के लिए बोलेंगे तो जनजाति के लिए 2 सीट। यहाँ क्या कौन सा है वो 2 सीट? कटोरिया और मनिहारी। ठीक है, यही जो ऊपर में आपको बताया वो अगला क्वेश्चन आ गया। अच्छा, आपको लोकसभा में भी याद रखना है, लोकसभा में की सीट बिहार में 40 है, बिहार में 40 है, और राज्यसभा की सीट बिहार में 16 है। और लोकसभा की जो 40 सीट है उसमें एससी के लिए 6 सीट रिजर्व है। फिर से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, विधानसभा की सीट है 75, विधान सॉरी उल्टा बोल दिए, विधान परिषद की सीट है 75, विधानसभा की सीट है आपका 243, लोकसभा की सीट है 40 और राज्यसभा की सीट है 16। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन, यानी कि अपर हाउस में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। विधानसभा में रिजर्वेशन है 38 और 2, 38 है आपका एससी के लिए, 2 है एसटी के लिए। और लोकसभा में आपका एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 1 भी नहीं। तो जो एससी के लिए 6 है वो है गया, गोपालगंज, सासाराम, समस्तीपुर, हाजीपुर, जमुई। गया गोपालगंज दोनों जी जी, जी जी गया गोपालगंज, एस एस सासाराम समस्तीपुर, एच जी, जी जी एस एस एच जी। ठीक है, आप कैसे भी याद कीजिए, गया गोपालगंज सासाराम समस्तीपुर हाजीपुर जमुई। बिहार में राज्यसभा की सीट 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, रश्मि कुमारी एक क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, अब बिहार की है। अगला, बिहार सरकार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया है? ये कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे हुए लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया है। आपका डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना उचित नहीं है, क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर्स है, इसको डिटेल में बताएंगे तो आएगा ही नहीं एग्जाम में। करंट अफेयर चेंज होता है, जो टॉपिक स्टैटिक है उसी को टाइम ज्यादा देना सही रहेगा। अगला, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया? 2006 में, क्योंकि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था आया ही 2006 में है, तो 2006 इसका आंसर मार देते हैं। लेकिन 2006 मार के रहना नहीं है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। देखिए, स्वतंत्रता उपरांत, स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था संबंध में अधिनियम बनाया गया, यानी कि जैसे ही हम लोग आजाद हुए 1947 में एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, लेकिन ये अधिनियम ज्यादा काम नहीं किया। समझिए, 73वां संविधान संशोधन आया जिसमें अनुसूची 11 जुड़ा, जिसमें क्या जुड़ा? अनुसूची 11। टोटल पहले जिसमें संविधान बना था उसमें अनुसूची था 8, लेकिन 11वां अनुसूची कब जुड़ा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें पंचायत का गठन किया गया। पंचायत का गठन, क्या पंचायत का गठन डीपीएसपी में है? हाँ, आर्टिकल 40 डीपीएसपी बोलता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन किया गया है। और ये जो आपका अनुसूची 19 है ग्राम पंचायत का गठन, उसमें आपका कितना विषय रखा गया है? 29 विषय को रखा गया है। और ये किस भाग में है? पार्ट का बात करें तो ये भाग 9 में है, भाग 9 में है। ठीक, अगला 74वां संविधान संशोधन बोलता है अनुसूची 12 के बारे में, यानी कि अनुसूची 12 जोड़ा गया और ये पार्ट 9A जोड़ा गया, पार्ट 9A जोड़ा गया, नगर पालिका का गठन, और इसमें 18 विषय है। याद रखिएगा, पंचायत में 29 विषय है और नगर पालिका में 18 विषय है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आया है और पंचायती राज के त्रिस्तर के बारे में बोला है, यानी कि 3 स्तर कौन कौन है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये तीनों तो जो गांव में रहते हैं वो सब जानते ही होंगे। इसमें आपको 3 चीज आपको याद रखना है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन 243D, जितना भी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 243D में होता है। तो महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित का बात किया गया, किसमें? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में। पहला तो त्रिस्तर का बात किया है और 50% सीट आरक्षित का बात किया है। यही क्वेश्चन तो पूछा था, 50% आरक्षण कब किया गया? 2006 में। तो इसी को पढ़ना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, इसमें क्या किया गया? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीन स्तर के बारे में बात किया है। 50% सीट महिला के आरक्षित किया है। पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी या ईबीसी का बात करें, उसके सभी स्तरों एवं पदों पर मैक्सिमम 20% का आरक्षण, यानी कि 20% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। मैक्सिमम का मतलब यही होता है,
मिनिमम 0 भी हो सकता है, ये सरकार पे डिपेंड करता है। अगला, एससी एसटी वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। यानी कि जिस रेशियो में जनसंख्या होगा उसी रेशियो में एससी एसटी वर्ग के, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। एससी एसटी पिछड़ा वर्ग, यानी कि ये एससी एसटी वर्ग और पिछड़ा वर्ग, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। याद रखिएगा 50% आरक्षण महिला ले चुकी है। ठीक है। अगला, पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में जो भी जीतेंगे उनको लोक सेवक कहा जाएगा, चाहे वो वार्ड हो, वार्ड तो सॉरी नगर निकाय में होता है, चाहे वो मुखिया हो, ठीक है, चाहे वो पंचायत सरपंच हो, ठीक है, उनको हम लोग लोक सेवक का दर्जा देंगे। अगला, पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। और याद रखिएगा पंचायती राज में जो चुनाव होता है वो आर्टिकल 243 के अनुरूप होता है। 243 के, हम लोग ये सारा यहाँ पे 243 डी पढ़ चुके हैं और यहाँ 243 के पढ़ चुके हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे 243 आए तो ये राज्य में वित्त आयोग के बारे में बोलता है। तो याद रखिए राज्य में चुनाव अलग हो जाता है, वित्त आयोग अलग हो जाता है। राज्य के बारे में जितना भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पंचायत के बारे में, वो ए बी सी डी से लेके ओ तक जाएगा और उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पहले देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ऐसा कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो एनएमएमडी, एनएमएमडी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली, यहाँ पर आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अगला, पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ लेकिन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? सबसे पहला हुआ नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 में अभी तक कोई भी समिति नहीं आया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, लेकिन ये 2001 में कार्यरत हुआ है। 2001 से कार्यरत हुआ, यानी कि ये भी लागू उस समय नहीं था। यानी कि 2 अक्टूबर 1959 में आर्टिकल 40 को देखते हुए पंचायती व्यवस्था लागू किया था राजस्थान, नागौर। और दूसरा आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया था। आपको समझना है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 5 समिति, जीवी के राव समिति, एल एम सिंधवी समिति, गाडगिल समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। और सारा समिति का वर्ष भी आपको याद रखना है और किस समिति में क्या अनुशंसाएं सिफारिशें की गई उसको याद रखना है। जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति बोलता है कि जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख संस्था होनी चाहिए। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे टॉप लेवल पर कौन होना चाहिए? सबसे मेन जो संस्था होती है वो जिला परिषद होनी चाहिए, ये जीवी के राव समिति बोला। ठीक है। दूसरा एल एम सिंधवी समिति, ये 1986 में आया। देखिए इसको 85, 86, 88 ये तीन को लगातार आप याद रखिएगा। गाडगिल समिति, एल एम सिंधवी समिति क्या बोला? स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक मान्यता, यानी कि ये आपको संवैधानिक मान्यता के बारे में बात करता है। गाडगिल समिति, गाडगिल समिति 1988 में आया और ये बोलता है पंचायती राज व्यवस्था कैसे प्रभावी बनाया जाए इसके बारे में जिक्र किया जाए, उतना जरूरी नहीं है। द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अशोक, देखिए अशोक मेहता समिति, कौन बड़ा लग रहा है? बलवंत राय मेहता। इसका नाम में सिर्फ 2 अक्षर, अशोक मेहता, इसका नाम में 3 अक्षर है, बलवंत राय मेहता। तो 3 अक्षर है तो त्रिस्तरीय और 2 अक्षर है तो द्विस्तरीय, और दोनों मेहता है। ठीक, ये आपको दिमाग में बैठाना है। द्विस्तरीय में कौन कौन हो जाएगा? मंडल पंचायत और जिला परिषद, यही बोलता है। एक मंडल पंचायत, जिला परिषद। लेकिन त्रिस्तरीय प्रणाली ये अभी अपनाया जा रहा है और ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद जो हम आपको बता चुके हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसी को बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में भी मान्यता दी गई है। अगला, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उसको एक बार रिपीट मार देते हैं। 243 बोलता है ग्राम पंचायत की परिभाषा। 243 बोलेगा परिभाषा, कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी कि वो परिभाषा है। 243 ए, एक ए पे आप कोड वर्ड आइए असेंबली। ए का मतलब असेंबली यानी कि ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। असेंबली मतलब सभा, ए का मतलब असेंबली। बी का मतलब बिल्ड, बिल्ड मतलब गठन, कोड वर्ड है।
ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन। सी का मतलब कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब संरचना, यानी कि पंचायतों की संरचना। डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। एससी एसटी की सीटों का आरक्षण, अब यही तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि 243 में सीट्स का आरक्षण है। एससी एसटी वर्ग का कितना सीट किसको क्या मिलेगा, 50% सीट महिला को, 20% पिछड़ा वर्ग को, और एससी एसटी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। और टोटल आरक्षण तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये 50 से अधिक नहीं, तीनों नहीं सॉरी, एससी एसटी वर्ग और पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी वर्ग और पिछड़ा वर्ग को जोड़ दिया जाए तो इसका आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो 243 बोलता है, 243D सीट्स के आरक्षण के बारे में। अगला ई का मतलब आप याद रखिए ईयर, ईयर मतलब कि कार्यकाल, कितना ईयर का है भाई, तो 5 साल का बोलिएगा ना, 5 साल। ईयर, ई का मतलब ईयर, ईयर मतलब कार्यकाल। एफ का मतलब फेल, यानी कि अयोग्यताएं, कौन कौन सा ऐसा सदस्यता के लिए अयोग्यता है जिसमें वो फेल हो सकता है। ठीक है। जी का मतलब गट्स, गट्स यानी कि शक्तियां, कि गट्स है नहीं बोलता तुम्हारे पास गट्स है, शक्तियां हैं। एच का मतलब हाई टैक्स, हाई टैक्स, एच का मतलब हाई टैक्स यानी कि कर लगाने की शक्ति, कर लगाने की शक्ति। आई, आई का मतलब आपको इनकम, आई का मतलब इनकम यानी कि इनकम से रिलेटेड क्या होता है, वित्त, इनकम से वित्त यानी कि राज्य वित्त आयोग। जे का मतलब हो गया जांच करना, यानी कि पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, संपरीक्षा यानी कि जांच करना। के का मतलब होता है इसको ऐसे याद कर सकते हैं, के का मतलब किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब है ना टीम आईपीएल का, तो 11 मतलब इलेक्शन, ई एल, के ई एल, ई एल मतलब इलेक्शन, किंग्स 11, 11 मतलब इलेक्शन। ठीक, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। एल का मतलब होता है लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों को का लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, एल का मतलब लागू होना। एम का मतलब मना करना, यानी कि भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना, यानी कि एल बताएगा कहाँ कहाँ लागू होगा और एम बताएगा लागू नहीं होगा, कुछ क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना और एम बोलता है लागू ना होना, मना करना। एन का मतलब होता है निरंतर बना रहना, यानी कि विधियों एवं पंचायतों का बना रहना, निरंतर बना रहना। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्शन यानी कि न्यायालय जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं होगा, कुछ भी होगा तुरंत न्यायालय में चल जाएगा, इलेक्शन ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अरे भाई इस तरह तो हर बार जो हारेगा वो तो जाइए करेगा सरकार के पास। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड निर्माण के बारे में देखते हैं इस क्वेश्चन में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया, तो वो बिहार को विभाजित किया गया 2000, 15 नवंबर 2000। अब देखिए उस समय राष्ट्रपति जो थे वो के आर नारायणन थे, के आर नारायणन। उन्होंने 3 नए राज्यों के निर्माण पर स्वीकृति दी थी, तो इस 3 राज्य का नाम का शॉर्टकट है सी यू जे। देखिए शॉर्टकट आपको याद रखना है सी यू जे, हम ऐसे याद रखे थे, हम झारखंड से में पढ़ाई किए हैं अपना, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ये मेरा कोड वर्ड था, सी यू जे। ठीक है, सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़, यू से हो गया उत्तराखंड और जे से हो गया झारखंड, सी यू जे। और ये तीनों जो स्टेट बना 26वां, 27वां और 28वां स्टेट बना, और तीनों का डेट याद रखिए एकदम इसी क्रम में, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। आपसे पूछेगा उत्तराखंड कब बना, 9 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ कब बना, 1 नवंबर 2000। झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000। झारखंड को 15 नवंबर को इसलिए बनाया गया क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा का जन्म दिवस होता है। भगवान बिरसा का जन्म हुआ था खूंटी के उलिहातू गांव में, उलिहातू, उलिहातू गांव में। ठीक है, खूंटी जिला है रांची के आसपास, वहां पर इनका जन्म हुआ था भगवान बिरसा का। तो 15 नवंबर को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और तीनों जो है आपका किस किस स्टेट से अलग हुए वो भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ अलग हुआ एमपी से, उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, और झारखंड अलग हुआ बिहार से। झारखंड जो बिहार से अलग हुआ तो कितना बॉर्डर सीमा बनाता था, 8 जिला जो है सीमा बनाता था। एक चीज और याद रखना है कि 46% भूभाग लेकर झारखंड अलग हुआ, यानी कि जितना आपका पहले बिहार था और ये बन गया आपका झारखंड, ऊपर वाला बन गया बिहार। बिहार के पास बचा 54% भूभाग और झारखंड के पास 46% भूभाग लगभग, याद रखिए ये भी याद रखिए, लगभग 46% भूभाग लेकर झारखंड अलग हुआ। झारखंड आंदोलन की बात करें
तो इसका शुरुआत होता है 20वीं सदी के स्टार्टिंग में, 20वीं सदी के स्टार्टिंग मतलब 1900 समथिंग में। ठीक है, यह आंदोलन छोटा नागपुर पठार और इसके आसपास के क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिलाने से संबंधित था। छोटा नागपुर का पठार से ही निकलता है दामोदर नदी, आपका चोरहा पहाड़ी से निकलता है कौन सा नदी, जो जाता है पुनपुन ना। तो ये सब आपको याद रखना है। छोटा नागपुर का पठार छोटा मोटा जगह नहीं है, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती है और ये झारखंड के लिए एक समृद्ध स्थल है खनिजों के मामले में। कोयला वगैरह जितना भी चीज है वो इसमें काफी समृद्ध है ये छोटा नागपुर का पठार। तो इसको अलग करने के लिए झारखंड आंदोलन स्टार्ट हुआ। झारखंड आंदोलन अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, बाद में स्टार्ट होता है, पहले समझिए। ये 19वीं सदी की 20वीं सदी के स्टार्टिंग की बात हो रही है। 2000 में क्या होता है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम आता है। उसके तहत बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। कारण क्या था झारखंड को अलग करने का? क्योंकि झारखंड क्षेत्र के आदिवासी लोगों की अलग पहचान और संस्कृति थी। आगे पढ़ेंगे क्या पहचान संस्कृति थी अलग। झारखंड क्षेत्र के आर्थिक विकास में पिछड़ेपन की भावना, लोगों को ये लगता था कि हम पिछड़े हुए हैं, सारा सुख सुविधा सिर्फ बिहारियों को मिल रहा है। यानी कि जिस समय झारखंड और बिहार एक था, उसमें उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार एकदम अलग था सब मामलों में। तो दक्षिणी बिहार को लगता था कि सारा सुविधा उत्तरी को मिल रहा है, संसाधन हमारा यहाँ से वहां यूज कर रहा है लेकिन नीचे विकास नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भावना रहता था। झारखंड क्षेत्र के लोगों की अलग राज्य की मांग, ये भी आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अगला, झारखंड के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तीनों दृष्टि से बिहार से पृथक परिचय लेकर रहा है। देखिए भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तीनों देखते हैं। भौगोलिक में अलग दृष्टिकोण से अलग कैसे था? झारखंड वन और पठारी इलाका था। झारखंड में आपको वन मिलेगा या पठारी इलाका मिलेगा, जबकि बिहार में मैदानी इलाका। देखिए बिहार में बीच में गंगा जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, यानी कि बिहार में मैक्सिमम एरिया उसका मैदानी है। झारखंड में खान एवं खनिज बहुत है, जबकि बिहार कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, राज्य है। ऐतिहासिक बात करें तो यहाँ पर 32 जनजाति, कहाँ पर? झारखंड में 32 जनजाति है, जिसकी जीवन शैली एवं मान्यताएं बिहार के मूलवासियों से अलग है। जैसे कि यहाँ सरना धर्म है, प्रकृति पूजा है, ये सब अलग है। अब बिहार में आप देखिएगा तो मगध का प्रभाव है, लेकिन झारखंड में आइएगा तो अलग हो जाता है। नागवंशी, चेरो राजवंश, ये सब राजवंश जो है उसमें मगध का प्रभाव कम हो जाता है वहां पर। यानी कि जहां पर नागवंशी और चेरो राजवंश है वहां पर मगध का इफेक्ट आना थोड़ा कम हो जाता है। तो ये लोग इस तरह से भी अपने आप को बिहार से अलग समझते हैं। सांस्कृतिक भावनाओं की बात करें, सांस्कृतिक मान्यताओं की बात करें तो पृष्ठभूमि अलग होने के कारण रीति रिवाज अलग है, मान्यताएं अलग हैं, समाज के नियम अलग हैं, पर्व अलग है, खान पान अलग है। देखिएगा झारखंड में आपको मदिरा चलेगा, महुआ चलेगा, महुआ चलेगा, और हड़िया, एक हड़िया चलता है, हड़िया, हड़िया पिया जाता है ना। तो आप चावल को सड़ा के बनाया जाता है हड़िया, है ना, वहाँ का बहुत अच्छा ड्रिंक माना जाता है उसको। अगला, भाषा का बात करें तो बिहार का जो भाषा वो इंडो आर्यन भाषा है, इंडो आर्यन भाषा। ठीक है, जबकि झारखंड में आपका द्रविड़ और ऑस्ट्रोलाइड भाषा है। आप उड़ाव आपका अलग भाषा है ना, उड़ाव में देखिएगा आप मुंडा आपका अलग है। ठीक है, तो आपको भाषा में भी इन पे अफेक्ट पड़ता है। देखिए आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का बात करें तो 1793 ईस्वी में आता है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और 1859 में आता है बिक्री और किराया कानून, सेल एंड रेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि छोटा नागपुर में बाहरी लोगों के हाथों में आदिवासी जमीन का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ। यानी कि जो आदिवासी का जमीन था वो बाहरी लोग को दे दिया। बाहरी यानी कि जो एक्सटर्नल थे, जहां पर जो आदिवासी का जमीन था उनके जमीन पर कोई और कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि उस समय ये दोनों कानून आया था। जमींदारों और अंग्रेजों को तो बस रेवेन्यू से मतलब था। उसको क्या था, वो जमींदार को बोल दिए थे कि तुमको रेवेन्यू ला के दो। अब जमींदार इस चक्कर में जो है वो आदिवासी का जमीन हड़प रहा था, और आदिवासी को तो घर और आजीविका का स्रोत चला गया। यानी कि जब वो जमीन हड़प लिया तो आदिवासी का क्या हो गया, घर भी चला गया और आजीविका का स्रोत भी चला गया। जमीन ही तो उन लोग का आजीविका है, जंगल पे तो वो लोग डिपेंडेंट है। अगला, बाद में भारतीय वन अधिनियम आया। उसमें क्या हुआ, आदिवासियों को वन से उत्पाद इकट्ठा करने पर रोक लगी। इससे उनको और भी परेशानी बढ़ी। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, आदिवासी और गैर आदिवासी में संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। यहीं से स्टार्ट होता है। उनको लगता है कि
उनको लगता है कि जो जंगल उनके लिए था, उसको उस पे जंगल पे आदमी उसको काम ही नहीं करने दे रहा है। जंगल से लकड़ियां नहीं चुन सकता, फल नहीं तोड़ सकता, करेगा क्या, खाएगा क्या? ये एक वहां का दिक्कत था। 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा और 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना होती है। इस दोनों का श्रेय जाता है जयपाल सिंह मुंडा। पूछे जयपाल सिंह मुंडा कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और संविधान सभा के सदस्य भी हैं। जयपाल सिंह मुंडा, या तो ये उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। यही निर्माण करते हैं 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का और 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना। याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा जो है, ये उस किसके साथ खेलते थे? आपके हॉकी के जादूगर कौन? जो हमारे हॉकी जिनके 29 जून को ना, 29 जून या 29 जून को शायद खेल दिवस मनाया जाता है। हमारे क्या नाम उनका, अ, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है उनके नाम पर। तो ध्यानचंद के साथ ये खेलते थे। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था, फजल अली आयोग भी बोलते हैं इसको, जिसमें सेवंथ अमेंडमेंट आपका क्या बोलते हैं उससे रिलेटेड है, ने पृथक राज्य की मांग को ठुकरा दिया। यानी कि उस समय जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग था, उस समय ये जयपाल सिंह मुंडा जो है, उन्होंने आवेदन डाला कि हमको पृथक राज्य का दर्जा चाहिए। ठुकरा दिया गया। क्या बोल के ठुकराया गया? कि हम कोई झारखंड फारखंड का गठन नहीं करने देंगे। नेहरू जी का कथन था। झारखंड की जगह फारखंड बोले थे। किसी झारखंड फारखंड का गठन नहीं होगा। तो किस तरह का लैंग्वेज वो यूज किए। चलिए कोई बात नहीं, उस समय असफल हो गए जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन लोगों के दिमाग में एक क्रांति का वर्ड लेके आए और लोगों के दिमाग में ये लेके आए कि हाँ, अलग हो सकता है, एक प्रयास मैंने किया है, कुछ प्रयास आप करें। तो 1963 में क्या हुआ, इस पार्टी के लोग कांग्रेस में मिल गए। यानी कि ये जो पार्टी था, ये दोनों इसके सदस्य जो है कांग्रेस में मिलने लगे और इसकी मांग कम होने लगी। यानी कि झारखंड की मांग कम होने लगी। लेकिन 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा आता है और उसका गठन करते हैं शिबू सोरेन। एकदम आग लग जाता है उसके बाद। 1996 में बीजेपी पहली गैर आदिवासी पार्टी थी जिसने अलग राज्य मुद्दे का समर्थन किया। भाजपा ने छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के साथ झारखंड के गठन का भी समर्थन किया। भाजपा ही है जो 1996 में झारखंड के गठन का समर्थन करती है। ठीक। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण, हम बताए थे यहाँ पे के आर नारायण के बारे में। के आर नारायण ने बताए थे पहले ही। 3 राज्य के गठन में हेल्प करता है। ठीक है। 54% भूभाग बिहार को मिलता है, 46% भूभाग झारखंड को मिलता है, अलग हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? ज्यादा करंट अफेयर्स पे नहीं जाएंगे। 2021-22 में नया मंत्रालय था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो ये हो गया डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर। अगला, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो टोटल 7 विभाग शामिल हैं। और ये 7 विभाग कौन कौन है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, SC ST वेलफेयर से रिलेटेड जितना है, देखिए, समाज कल्याण, SC ST वेलफेयर, BC EBC वेलफेयर, अल्पसंख्यक वेलफेयर और आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन भी वेलफेयर ही है एक तरह से। स्वास्थ्य और शिक्षा, बस इसमें आगे में जोड़ देना है, बाकी सब वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट। आगे, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक हम इसमें ऐड कर दिए थे कि अभी वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, आने वाले एग्जाम में काफी काम करेगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्तमान में कौन क्या है नहीं है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो ये खगड़िया से स्टार्ट किया गया। ये कहाँ से स्टार्ट किया गया? खगड़िया से। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। करंट अफेयर से ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस पे। अगला क्वेश्चन, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो। ए नंबर ऑप्शन। सिद्धू कानू, इसके साथ आ जाते हैं इसके 2 भाई, चांद भैरव
और इसकी दो बहन फूलो झानो। 6 नाम आपको याद रखना है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए हम लोग सारा विद्रोह देख लेते हैं, क्योंकि एक विद्रोह पूछेगा तो हम सारा विद्रोह देखेंगे। तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह 1789 से 94, 1789 से 94, छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। याद रखिएगा, जिस समय शिबू सोरेन एक बार जीते थे चुनाव, तो शिबू सोरेन जो है बिना कहीं के प्रतिनिधि हुए, यानी कि एक रहता है लॉ रूल कि आप अगर प्रतिनिधि कहीं के नहीं है, कहीं विधानसभा क्षेत्र से नहीं जीते हैं, ठीक है, या किसी भी असेंबली क्षेत्र से या विधान परिषद क्षेत्र से नहीं जीते हैं, आपको 6 मंथ का टाइम, 6 महीना का टाइम दिया जाता है। आप 6 महीना के अंदर अपनी सदस्यता सरकार को घोषित करें, दिखाएं, दर्शाएं कि 6 महीना के अंदर कोई एक सीट ले, और अगर वहां पे एक सीट आप नहीं ले पाते हैं तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। तो शिबू सोरेन बने थे मुख्यमंत्री, झारखंड के सीएम बने थे, और सीएम बनने के बाद तमाड़ उपचुनाव हुआ था। उस समय तमाड़ में राजा पीटर थे, वहां के कौन थे, राजा पीटर। राजा पीटर से शिबू सोरेन हार गए, राजा पीटर से शिबू सोरेन हार गए, उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, याद रखिएगा, छोड़ना पड़ा। तो यही तमाड़ है, तमाड़ उपचुनाव याद रखिएगा। तमाड़ जो है वो झारखंड में है, ये छोटा नागपुर से रिलेटेड है। अगला चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ था, और ये पलामू से रिलेटेड है, पलामू झारखंड में है। और इसके जो आपके कौन है ये विद्रोह करने वाले, भूषण सिंह, भूषण सिंह नाम आपको याद रखना है। अगला हो विद्रोह, हो विद्रोह 1820-21 सिंहभूम क्षेत्र में। याद रखिए हो विद्रोह जो है इसको हुल हुल भी बोला जाता है, याद रखिएगा, हुल, हुल आंदोलन, हुल आंदोलन दिमाग में बैठा लेना आपको। हुल आंदोलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हो संप्रदाय के लोग थे, यानी कि जो हो जनजाति के लोग थे, वो लोग जब निकलते थे घर से बाहर तो हुल हुल का नारा लगाते हुए निकलते थे, इसलिए इसको हुल आंदोलन भी बोला जाता है। अगला कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, ये 1848 तक चला, ये भी आपको याद रखना है। इसके नेता कौन है, बुद्धू भगत, छोटा नागपुर क्षेत्र में। अगला संथाल विद्रोह 1855-56 संथाल परगना क्षेत्र में। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, हम बता दिए आपको। सिद्धू कान्हू, दो भाई चांद भैरव और दो बहन फूलो झानो, ये 6 आदमी जो है इस विद्रोह से रिलेटेड हैं। अगला सरदारी विद्रोह आपको नहीं पढ़ना है झारखंड में। अगला मुंडा, बिहार में आपको नहीं पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह का ही नाम है उलगुलान, उलगुलान 1895 से 1900, छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। बिरसा मुंडा इसके नेता है, बिरसा मुंडा को धरती अब्बा भी बोलते हैं, जगत पिता भी बोलते हैं। अगला ताना भगत आंदोलन 1913-14 में है, ईयर आपको याद रखना है। गुमला क्षेत्र से रिलेटेड, गुमला झारखंड में है। बलराम भगत, जतरा भगत, देवमेनिया भगत, बलराम भगत, जतरा भगत, देवमेनिया भगत। याद रखिए इसमें जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ताना भगत आंदोलन को छोड़कर सब जरूरी है। ताना भगत भी जरूरी है, जो झारखंड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चेरो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संथाल विद्रोह अब एक एक करके देखते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र का एरिया है, यानी कि जो एरिया है वहां पर हुआ था। और इस भागलपुर से राजमहल के एरिया को बोलते हैं दामन एक कोह। पूछता है क्वेश्चन, दामन एक कोह की स्थापना कब हुई थी, 1900 कितना ईस्वी में हुई थी, आप कमेंट करके बताइएगा। पर इसको जो है कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है इसको भारत की प्रथम जनक्रांति बोले। किसको, संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति, प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था ये, प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह। कारण क्या था, बाहरी लोगों को दीकू बोला जाता था। बाहरी लोगों द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन लाना था। यानी कि जो अंग्रेज हैं वो परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन ले आए थे, और मांझी व्यवस्था, तो याद देखिएगा दो, मांझी व्यवस्था और परहा पंचायत व्यवस्था, ये दोनों आपको याद रखना है। इसी व्यवस्था में चेंजेस की वजह से आया था आपका संथाल विद्रोह। अगला असफलता के बाद, यानी कि ये असफल तो हुआ,
लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ सफलता मिलती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869, संथाल परगना और मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई, ये आपको याद रखना है। अगला, मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। और इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। यह सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। अगर आपसे पूछे प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह, संथाल विद्रोह, और सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ठीक है। इसमें क्या था? दीकुओं द्वारा शोषण, तो वो तो इसमें भी था, बाहरी लोगों द्वारा शोषण यानी कि दीकुओं द्वारा शोषण। लेकिन इसमें मांझी व्यवस्था और पढ़ा पंचायत व्यवस्था था। इसमें क्या है? दूसरा, इसमें खुदकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ये 3 रीजन है। इसमें रीजन आपको याद रखिएगा, जब मेंस में लिखिएगा तो लिखने में ये आपको रीजंस काम आएगा। अगला, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। बिरसा मुंडा गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। स्वयं को बिरसा मुंडा क्या बोलते? सिंह बोंगा के अवतार, सिंह बोंगा के अवतार। और क्या बोला जाता था बिरसा मुंडा को? धरती आबा और जगत पिता भी बोला जाता था। अगला, 3 फरवरी 1900 ईस्वी, हम बताए हैं 1895 से 1900 ईस्वी तक ही चला। क्यों चला? क्योंकि 1900 में बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लेता है। तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बी मुंडा यानी कि बिरसा मुंडा को हम वीर मुंडा बोलते हैं, वीर, वीर मुंडा है ना, बी मुंडा यानी कि बिरसा मुंडा, वीर मुंडा सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को हैजा कर मृत्यु हुई। याद रखिएगा, एक गुफा था, जब इसका हिस्ट्री पढ़िएगा, कई अंग्रेजों को उस गुफा में बंद करके बाहर से पत्थर, बड़ा सा पत्थर डालने वाले ये इंसान हमारे बिरसा मुंडा है। इनके बारे में आप स्टोरी पढ़िएगा तो सुनाया करते थे, तो मतलब काफी इंस्पायरिंग है। इनके पास बंदूक वगैरह, गोला, हथियार, बम बारूद कुछ भी नहीं था, तीर धनुष से लड़ाई करते थे, लेकिन दिमाग बहुत था और हिम्मत बहुत, सबसे बड़ा बात होता है हिम्मत। तो बिरसा मुंडा की हैजा के कारण मृत्यु हो गई। हैजा के कारण विद्रोह तो आपका सफल रहा, लेकिन विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुदकर्ती व्यवस्था पुनः बहाल हो गई। याद रखिए, खुदकर्ती व्यवस्था में परिवर्तन था जो कि पुनः बहाल हो गई। और सीएनटी एक्ट आया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित 1908 में। यहाँ पर आपका क्या आया था? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869। यहाँ पर क्या आया? सीएनटी एक्ट 1908। दोनों व्यवस्था में आपको अंतर समझना है, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह के परिणाम को समझना है। अब आते हैं वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक है अब्दुल अल वहाब, और ये अरब क्षेत्र में स्टार्ट करते हैं, अरब में स्टार्ट करते हैं। इंडिया में कब आता है वो देखेंगे। भारत में इसका नेतृत्व करते हैं सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है। इसका उद्देश्य करने का रीजन क्या था? स्टार्ट करने का रीजन, प्रारंभ में इसका उद्देश्य था धार्मिक सुधार करना, बाद में यह राजनीतिक सुधार में भी आ गया और यह आंदोलन में भी बदल गया। ठीक। इसका 2 केंद्र था इंडिया में, सितना और पटना, सॉरी बिहार में, सितना और पटना, दोनों के लास्ट में ना लगा हुआ है, सितना पटना, सितना पटना, देखिए मिलता जुलता नाम है। ठीक है। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट सीमा पर, यानी कि जो बिहार का मैप है उसके, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट सीमा यानी कि नेपाल और यूपी का जो कॉर्नर वाला बॉर्डर है ना, आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उधर साइड वाला एरिया, वहां पर आपको सीतना पड़ता है। और पटना, पटना नीचे आ गया आपका। 2 केंद्र है इसका वहाबी आंदोलन का। पटना में 4 प्रतिनिधि चुने गए थे वहाबी आंदोलन के लिए, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। इनायत, विनायत, फरहत, मोहम्मद हुसैन। अब देखिए, बंगाल का फराइजी आंदोलन जो था वो वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। यानी कि इस वहाबी आंदोलन जो बिहार में इतना खूबसूरत अपना क्या बोलते हैं राजनीतिक चीज में अपना योगदान दे रहा था, इस इसको देखते हुए जो है वेस्ट बंगाल में फराइजी आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है। और इसके दमन के लिए 1863 ईस्वी में अंग्रेज जो है अम्बाला अभियान और 1865 में पटना अभियान लाते हैं। यानी कि 2 अभियान लाते हैं अंग्रेज जो है इसके क्या बोलते हैं दमन के लिए। पहला अम्बाला अभियान, अम्बाला, है ना, और दूसरा 1865 में पटना अभियान। और इसमें दमन करने में अंग्रेज सफल भी हो जाते हैं। और क्या इसमें किया गया था कि जो नेता इसमें पकड़ाएंगे इस आंदोलन में, उसको कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा, कारावास या मृत्युदंड। तो लोग डर के मारे इस आंदोलन को धीरे 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 खत्म कर दिए। अगला, नोनिया विद्रोह और लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह, ये 2 आपको पढ़ना है। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। याद रखिएगा, नोनिया जो है जनजाति है क्योंकि सोरा उत्पादक वर्ग है। सोरा, सोरा यानी कि चील सॉल्ट पीटर, NaNO3, चील सॉल्ट पीटर NaNO3, सोरा का उत्पादन करती है नोनिया जनजाति। ठीक है।
इसका यूज होता है बारूद बनाने में, ठीक है। इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है ये भी याद रखें। सोरा के बारे में समझते हैं। सोरा को उत्पादन करती है नोनिया जनजाति, बारूद बनाने में यूज होता है। मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया, ये 4 एरिया इसका हिट लिस्ट में है। मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया। अब देखिए, सोरा जो है पहले बेचती थी कौन? अंग्रेज को। कौन? नोनिया जनजाति। लेकिन बीच में क्या आ गया? बिचौलिया। ये बोली, ये जो नोनिया जनजाति से सोरा खरीदती थी और ये अंग्रेज को बेचती थी। मान लीजिए 100 रुपया में बेचा और ये बेचा इसको 300 रुपया में। जो 200 का प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट अकेले खा जाता था बीच वाला बिचौलिया। तो इन लोग को बहुत दिक्कत होता था कि भाई हम लोग डायरेक्ट बेचते थे, अभी 100 रुपया कमाते, पहले 200 कमाते थे। तो 200 जो कमाते थे 100 प्रॉफिट हमको मिलता था। अभी क्या है, 100 का चीज को ये 300 में बेच रहा है, तो 200 पूरा रख ले रहा है। 100 हमको दे देता तो कोई बात नहीं, है ना। वो देता ही नहीं था बिचौलिया, अकेले खा जाता था सारा चीज। तो नोनिया जनजाति क्या करते हैं? चोरी से सोरा बेचने लगती है। सोरा चोरी से बेचने लगती है। और उस सोरा बेचने से क्या था, बारूद बनाना भी स्टार्ट कर रहा था इंडिया, ठीक है। तो सोरा बेचना स्टार्ट करती है। लेकिन अंग्रेजों को जब पता चलता है, अंग्रेज इसको दबा देते हैं, बहुत इजीली दबा देते हैं, इसलिए ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। ज्यादा मेहनत नहीं लगता अंग्रेज को इसको दबाने में। आगे, लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी, मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों द्वारा। होता क्या है इसमें कि जेल के कैदी को पीतल का लोटा के बदले मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया गया। बहुत विद्रोह हुआ, भाई मिट्टी का लोटा में कैसे हम लोग खाना खाना है, बाथरूम जाना है, जो भी काम करना है ना। पीतल का लोटा ठीक है, धो धा के बाद में यूज कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन में क्या यूज करेंगे, वो गल जाएगा, खत्म हो जाएगा तुरंत। इसका विरोध किया गया। इस विरोध की जीत हुई, अब पीतल का लोटा अंग्रेज को देना पड़ा। यानी कि ये सक्सेसफुल रहा लोटा विद्रोह। नहीं सक्सेसफुल रहता तो अंग्रेज का लुटिया डुबा देता। और बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को हुई। गौतम बुद्ध को हुई थी, ठीक। अब आते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है, अब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म। सबसे पहले ईसाई धर्म, दूसरा इस्लाम, दूसरा क्या है? इस्लाम। और तीसरा आ जाता है बौद्ध धर्म। तीसरा सबसे बड़ा धर्म आ जाता है बौद्ध धर्म। संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और ये शाक्य मुनि भी इनको बोला जाता है, इनका उपनाम शाक्य मुनि भी है, क्योंकि ये शाक्य वंश से रिलेटेड थे। इनका जन्म होता है 563 बीसी, लुम्बिनी, नेपाल में। और इनको एडविन एल्ड्रिन की एक बुक है, द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया का हिंदी में होता है एशिया का ज्योति पुंज। तो यानी कि पूछता है कि किस बुक में भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा गया, तो द लाइट ऑफ एशिया। किसने कहा? एडविन एल्ड्रिन। दो तरह का क्वेश्चन हो गया। बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के राजा थे। क्योंकि यह शाक्य गणराज्य से संबंधित है, इसीलिए बुद्ध को भी हम लोग शाक्य मुनि बोल देते हैं, ठीक। माता का नाम है महामाया देवी। और सौतेली माँ का नाम है प्रजापति गौतमी। याद रखिएगा, बुद्ध की पहली शिष्या यही है। बुद्ध की पहली शिष्या शिष्या यही है। पहली शिष्या बुद्ध की यही है। अगला, बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। 16 वर्ष की उम्र में इससे विवाह होता है। इससे एक पुत्र होता है जिसका नाम है राहुल। बुद्ध को 4 दृश्य जो है प्रभावित करते हैं। एक बार बुद्ध जो है यूं ही जा रहे थे रास्ता में, बहुत दुखी थे, परेशान थे। सबसे पहले देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति को। बूढ़ा व्यक्ति को देख के सोचते हैं, यार ये बूढ़ा इंसान है, एक दिन सबको बूढ़ा होना है। तब बहुत प्रभावित किया इनको। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, बोलते हैं, यार साला इंसान बीमार पड़ता है, हर इंसान बीमार पड़ेगा, धीरे धीरे सब मर जाएगा। समझे? एक तरह से एक लाश देखते हैं। एक सन्यासी को देखते हैं। ये 4 व्यक्ति को देखते हैं और चारों व्यक्ति को देख के ये बहुत प्रभावित होते हैं। और ये प्रभावित होके ही ये गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं और 35 वर्ष की उम्र में इनको ग्राह ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि 29 से 35, 6 वर्ष का टाइम लगा इनको ज्ञान की प्राप्ति में। यानी कि 6 वर्ष ये तपस्या करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको तथागत और बुद्ध कहा गया। पहले बुद्ध नहीं कहा जाता था, पहले सिद्धार्थ नाम था।
जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको तथागत और बुद्ध कहा जाने लगा। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। कहाँ हुई? महाबोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर, बोध गया में, बोध गया में हुई ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद रखना है। अगला, चार आर्य सत्य जो है इन्होंने कहा था आर्य सत्य के बारे में। पहला, संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा, तृष्णा यानी कि इच्छा, है ना। अब तीसरा और चौथा में इसका निवारण कैसे हो सकता है? तो दुख का निवारण करने के लिए तृष्णा पर विजय करना जरूरी है, यानी कि अपनी इच्छा पर विजय। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू प्राप्त कर ले तो हम लोग को जीत हासिल हो जाएगी। हम लोग दुख से निवारण हो जाएगा। दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं। आपसे पूछता है अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया है? गौतम बुद्ध ने किया है। और अष्टांगिक मार्ग है क्या? ये देखिए 8 गो मार्ग। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इतना को जो फॉलो कर लिया उसका दुख समाप्त हो जाएगा। समझे? अगला, बुद्ध के त्रिरत्न। बुद्ध के त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ। अगर कोई इसको भूलता है तो एक गाना सुने होंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये जो है एक मंत्र है। हम एक दुकान गए हुए थे, वहां पर ये वाला मंत्र बज रहा था, तो हम सोचे अरे ये तो बौद्ध बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, हम पढ़े हुए हैं। तब हमको ये याद हुआ और कभी उसके बाद भूले नहीं। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, यानी कि ना तो टॉप ना तो बॉटम, एकदम बीच वाला रास्ता। ठीक है, मध्यम मार्ग। ठीक है, ना तो हमको एकदम हाईएस्ट नंबर लाना है ना लोवेस्ट नंबर लाना है, बस वही समझ लिए। ऐसे याद करने के लिए हमको बीच का रास्ता पकड़ के चलना है, मध्यम मार्ग। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में, और उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। आपसे पूछेगा पहला उपदेश सारनाथ, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश, सर्वाधिक उपदेश वो कहाँ दिए? श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल गणराज्य की राजधानी है। आपको 16 महाजनपद की राजधानी मुंह जुबान जुबान पे याद रहनी चाहिए। बुद्ध के 2 गुरु थे। पहले गुरु थे आलार कलाम, जो कि वैशाली में मिले। दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, राजगिरी में मिले। ठीक है, रॉ से रुद्रक, रॉ से राजगिरी। ठीक है, रॉ से रामपुत्र। आपको ऐसे करके रिलेट कीजिएगा। राजगिरी में इसको मिले थे रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, वैशाली में मिले थे आलार कलाम। ठीक है, अब अगला देखिए, 10 सील या आचरण के बारे में कहा। सील को ही आचरण बोलते हैं। ठीक है, 10 आचरण का बात किया गया है बौद्ध धर्म में। 10 सील के बारे में पूछेगा। 10 सील कौन है? पहला, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। छठा है नृत्य गायन का त्याग, नाच गान नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करना है। कोमल सैया का त्याग करना, यानी कि आप, बहुत कोई बोलता है तकिया लेना है, मोटा गद्दा लेना, नहीं, पलंग पर सीधा सो जाइए। कोमल सैया का त्याग कर देना है। श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, कंघी वगैरह का यूज नहीं करना, हाथ से ही कर लीजिए, ये सब है। मद्य सेवन नहीं, शराब वगैरह, अल्कोहल, सिगरेट, जो भी चीज है उससे रिलेटेड मद्य सेवन नहीं करना है। अगला, घटना स्थल एवं प्रतीक। बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो प्रतीक है उसको याद रखना है। पहला, जन्म। बुद्ध के जन्म के बारे में क्या बोलता है? कमल। कमल जो है वो बुद्ध के जन्म के बारे में बोलता है। यौवन के बारे में सांड बोलता है। ठीक है, गृह त्याग, बुद्ध जो घर छोड़े थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है, गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। याद रखिए, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और वो उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। घोड़ा से भागे थे। गृह त्याग कैसे किए थे? घोड़ा से भाग गए थे। ये आप याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति, संबोधि। ज्ञान प्राप्ति, संबोधि। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? संबोधि। और एक याद रखिएगा कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद ही हम लोग तथागत और बुद्ध बोले थे, वो भी बात याद रखिएगा। तो ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं संबोधि, और बोधि वृक्ष से इसको, यानी कि पीपल वृक्ष से इसको रिलेट किया, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है। अगला, मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, और इसको दिखाते हैं पद चिन्ह और स्तूप से। मर गए तो उसका स्तूप बन गया। पद चिन्ह, पैर का छाप छोड़ के चले गए। जाने वाले तो चले गए लेकिन अपना पद चिन्ह छोड़ के चले गए, ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रथम उपदेश, तो चक्र चला के उपदेश दिए थे ना। धर्म चक्र प्रवर्तन,
पहला उपदेश दिए थे कहाँ पर? सारनाथ में। ये भी आपको याद रखना है। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे, ठीक है। और चक्र चला के उपदेश दिए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिक है याद रखने का। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण मतलब महापरिनिर्वाण नहीं। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु होता है, और निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। तो ये कंफ्यूज मत कीजिए, वो कुछ सोचता मृत्यु की प्राप्ति नहीं, ज्ञान की प्राप्ति। पुनर्जन्म की कथा। आपको याद रखिएगा, बुद्ध का 500 से ज्यादा जन्म हो चुका है, और उन 500 जन्मों के बारे में वर्णन है जातक कथा में। और जातक कथा कहाँ मिलेगा आपको? अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा की दीवारों पर, गुफा के वॉल में, अजंता की गुफा के वॉल में जातक कथा का वर्णन है। आपको क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और पुनर्जन्म, लगभग 500 से ज्यादा पुनर्जन्म हो चुका है बुद्ध का, और सभी का वर्णन है जातक कथा में। चैत्य, अब देखिए चैत्य किसको बोलते हैं? बौद्ध धर्म में पूजा का घर को चैत्य बोलते हैं। स्तूप, मर हम बताए थे, स्तूप जब मर गए थे तो यहाँ बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण, अवशेष मर गए तो उनका क्या बचेगा? अवशेष बचेगा। तो अवशेषों का संग्रहण स्थल है स्तूप। विहार, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। तो बिहार जो है हमारा स्टेट जो है, यहाँ पर पहले बौद्ध भिक्षु आते थे और यहाँ निवास करते थे। यहाँ पर विहार होता था, विहार, विहार यानी कि बौद्ध भिक्षु निवास स्थल। विहार इतना ज्यादा होता था, इस विहार की अधिकता के कारण यहाँ का नाम विहार पड़ा। लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए वो बिहार नहीं, विहार नहीं बोल पाते थे। व को वो लोग ब उच्चारण करते थे, तो बिहार बोल दिए। तो बौद्ध भिक्षुओं में बौद्ध विहारों की अधिकता, बहुलता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। आगे आते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये आपको याद रखना है। सूत पिटक होता है बौद्ध बुद्ध के उपदेशों का संकलन, और सूत पिटक का संकलन किसने किया है? आनंद ने किया है। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है। और सबसे वृहद पिटक यही है, सबसे बड़ा। सूत पिटक सबसे बड़ा, विनय पिटक सबसे छोटा, ठीक है। और संघ के नियमों का उल्लेख है। विनय मतलब कि नियम, विनय मतलब नियम। इसका संकलन किया था उपाली, सबसे लघुत्तम पिटक। अभिधम्म पिटक जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है, यानी कि फिलोसॉफिकल आपका बात इसमें बोला है। इसका संकलन किया मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस। अगला, कि जितना बौद्ध भी संगीति हुई है उसके बारे में देखते हैं। तो RVPKK, रिवर वैली प्रोजेक्ट, मैं RVP हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, इसीलिए मैंने ये ट्रिक लगाया। के का मतलब कौशल कुमार, मेरा नाम है ये। RVPKK ये मेरा ट्रिक है। मैं रिवर वैली प्रोजेक्ट हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, नदी घाटी योजना उच्च विद्यालय, है ना। तो इसका ट्रिक मैंने बनाया है RVPKK। तो पहला आर का मतलब है राजगिरी, भी का मतलब वैशाली, पी का मतलब पाटलिपुत्र, के का मतलब कुंडलवन, और एक के हुआ था कन्नौज, वो शायद तो हुआ था, उसको बोलता है इसकी पांचवा बौद्ध संगीति है ना। लेकिन उसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है। वो किसके समय में हुआ था? शायद आपका कनिष्क के समय में हुआ था, या हर्षवर्धन के समय, पता नहीं, शायद भूल जा रहे हैं हम। कि पांचवा वाला भी हुआ था किसी के टाइम में, देख लेते हैं। पहला जो हुआ राजगिरी में 483 BC, उस समय शासक थे अजातशत्रु। राजा कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और पहला वाला में ही सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है। सूत पिटक सबसे बड़ा, आनंद जो है इसका रचना कारक है। विनय पिटक में नियम के बारे में बोलता है, सबसे छोटा। और इसका कौन किया है? उपाली। लास्ट वाला अभिधम्म पिटक, पिटक का निर्माण किया है मोगलीपुत्तिस। अगला, सेकेंड वाला जो होता है बौद्ध संगीति, वो होता है वैशाली में 383, इसके जस्ट 100 साल के बाद। 483, 383, देखिए इसके जस्ट 100 साल के बाद। और इसका शासक कौन है? कालाशोक। और इसके अध्यक्ष सबाकामी। और इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बौद्ध धर्म, महासंघिक और स्थावीर। महासंघिक और स्थावीर के रूप में डिवीजन हो जाता है। अगला, अगला होता है 251 BC, याद देखिए अशोक के समय में। अशोक जो है 261 BC में इसका शायद कलिंग युद्ध हुआ था, है ना। तो 261 के अराउंड में आपका आता है 251। तो बौद्ध संगीति आपका मोगलीपुत्र
मोगलीपुत्र 30 है, अध्यक्ष राजा है अशोक, पाटलिपुत्र में होता है। अभिधम्म पिटक का संकलन, देखिए पहला में आपका शुद्ध पिटक विनय पिटक, और थर्ड वाला में होता है अभिधम्म पिटक। लास्ट वाला आते हैं कनिष्क के समय में होता है कुंडल बल कश्मीर में, और पहली शताब्दी में होता है। पहली शताब्दी कहने का मतलब 00 से लेके 100 एडी तक, ये पहली शताब्दी बोलेंगे इसको। कनिष्क करवाता है। कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था कब? 58 BC था ना, या 57 BC जो भी है। कनिष्क के राज्याभिषेक में होता है शक संवत का निर्माण, गठन, शक संवत। ठीक है, आगे। और इसमें आपका अध्यक्ष है वसुमित्र, एक अध्यक्ष है, एक सचिव है, सॉरी, एक प्रेसिडेंट है और एक चेयरमैन है। आपको वसुमित्र, एक सेक्रेटरी, सॉरी, प्रेसिडेंट है, एक सेक्रेटरी है। वसुमित्र और अश्वघोष, ये दोनों आपको याद रखना है। और इसी समय में चौथे बौद्ध संहिता में आपको महायान और हीनयान में आपको जैन धर्म डिवाइड हो गया था। महायान उसको बोलते हैं जो मूर्ति पूजा का समर्थक है, और हीनयान उसको बोलते हैं जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। और महायान जो है वो परिवर्तन के विरोधी है, यानी कि वो चाहते हैं जो भी हमारा पुराना परंपरा चल रहा है वही चलेगा। लेकिन हीनयान क्या बोलते हैं? परिवर्तन के समर्थक है, यानी कि नया जो चीज अभी है, जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है उस हिसाब से हमको भी बदलना होगा, ये मानना था हीनयान का। आगे आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो पटना में जो इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। अब देखिए इसको देख लेते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की, जबकि ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग, ये याद रखिएगा, ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना कौन किया था? रेवती नाग। और ये क्या करती है? भागलपुर में और यदुनाथ सरकार बक्सर में युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने के उपाय किए थे। तो रेवती नाग कहाँ पर? भागलपुर में, और यदुनाथ सरकार बक्सर में प्रशिक्षण देने का उपाय किया था। अगला, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया? तो इसका गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बी नंबर, चलिए इसको देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में होता है। कौन करता है? गंगा शरण मिश्रा, रामानंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसका बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन की स्थापना की। आप बोलिएगा ये ऑप्शन कहाँ है? यहाँ तो दूसरा ऑप्शन है। देखिए 1931 में वह गठन होता है, लेकिन एक बार 1934 में होता है इसका औपचारिक स्थापना, ये मेन है 1934 वाला। अगर 1931 का बात करें तो ये 3 है आपका, ये 3 है। ठीक है, देखिए 1931 का बात करें, ठीक है, तो 1931 में आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लेकिन इस समय वो भी ईटीसी जो दिया हुआ ना, ईटीसी में ये दोनों भी है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लेकिन 1934 में जो होता है औपचारिक स्थापना, उसमें आपको अध्यक्ष और सचिव चुना जाता है। तो इसमें 1934 में स्थापना होता है पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया जाता है स्थापना। और इसके अध्यक्ष हैं, चुने जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव चुने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, ये आपको याद रखना है। और इसमें योगदान क्या, इसने क्या योगदान किया बिहार सोशलिस्ट पार्टी ने? समाजवादी विचारधाराओं को बढ़ाने में और किसान मजदूरों को संगठित करने में ये अपना योगदान दिया। और इसके अन्य सदस्य आपको याद रखना है, और भी सदस्य हैं अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ल। अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। कहाँ स्थित है? सासाराम, रोहतास में स्थित है। चलिए बिहार में अफगान शासन देख लेते हैं। बिहार में तुर्क शासन देख चुके हैं, तुर्क शासन हम लोग देख चुके हैं, मिडिवल स्थिति का बात कर रहे हैं। और बिहार में हम लोग आपका क्या देख चुके हैं? वो कर्नाट वंश, कर्नाट वंश हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बिहार में अफगान शासन, अफगान शासन। बाद में कभी हम लोग मुगल देख लेंगे, मुगल, मुगल देख लेंगे। अगर कभी मुगल का क्वेश्चन पूछेगा उस समय हम लोग मुगल भी देख लेंगे, मुगल भी देख लेंगे। आगे आते हैं बिहार में अफगान शासन। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। याद रखिएगा, जो लोदी वंश था वो अफगान था, लोदी वंश क्या था? अफगान शासन था, अफगान, ठीक है। और लोदी वंश की स्थापना करते हैं बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी के बाद आते हैं सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद आते हैं इब्राहिम लोदी।
यही 3 लोग थे जो आपका लोदी वंश से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं। तो सेकंड वाला जो था सिकंदर लोदी, वो 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त करता है। अब सिकंदर लोदी मर गया होगा, तब आया होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी भी मर जाता है। इसकी मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान, ये दरिया खान नुहानी था, इसको सिकंदर लोदी चुनता है। ये चला आ रहा है, हमेशा बिहार का शासक है, बिहार का शासक यही चल रहा है। लेकिन ये इब्राहिम लोदी जब मर जाता है तो दरिया खान नुहानी का बेटा बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा करी है। बोला बाप के जगह अब हम है, स्वतंत्र सत्ता का स्थापना। ठीक है, अब हम ही सत्ता संभालेंगे, कोई लोदी वोदी वंश से रिलेटेड नहीं। महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आया था। महमूद लोदी जो है वो बाबर से बचने के लिए बिहार आया था। याद रखिएगा, बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित किया था। 1529 में वो था घाघरा का युद्ध। ठीक है, इसके बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। यहाँ पर अफगान जो है वो बाबर से हार गया था, लेकिन फिर से शेर शाह सूरी आता है तो अफगान का उदय करवाता है वही। अब शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बचपन का नाम था फरीद खां। फरीद खां, जन्म होता है 1486 ईस्वी में। पिता का नाम था हसन खां। हसन खां जो थे वो सासाराम के जागीरदार थे, सासाराम के जागीरदार थे। अगला, बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। क्यों दी थी शेर खां की उपाधि? क्योंकि इन्होंने एक चाकू से या एक शायद एक्स यानी कि कुल्हाड़ी से शेर को मार दिया था, तो उनको शेर खां की उपाधि दे दी थी। शेर खां ने नुहानियों के पतन, ये जो बहार खां नुहानी है इसके बाप थे क्या बाप का नाम था दरिया खां नुहानी। तो नुहानी का पतन हो रहा था, धीरे धीरे वो खत्म हो रहे थे नुहानी। तो नुहानी के पतन के बाद बहार खां नुहानी की विधवा यानी कि बहार खां नुहानी मर गया। उसकी विधवा जो थी दुद्दू बेगम, उससे वो विवाह कर लेता है। विवाह करके बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। ठीक, ये याद रखिएगा। शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी यानी कि फरीद खां, जो बोलिए इनका नाम है ना, वो जो है नुहानियों के पतन के बाद उसकी बहार खान नुहानी जो था उसकी विधवा पत्नी दुद्दू बेगम से विवाह कर लेता है। 1534 ईस्वी में होता है सूरजगढ़ की लड़ाई, उसमें बंगाल को हरा देता है कौन? शेरशाह सूरी। 1539 ईस्वी में होता है चौसा का लड़ाई, उसमें हुमायूं को हरा देता है। और जैसे ही 1539 ईस्वी में हुमायूं को हराता है, शेरशाह की उपाधि धारण करता है। ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है कि शेरशाह की उपाधि कब धारण करता है। 1539 में होता है चौसा का युद्ध, हुमायूं को हराकर वो शेरशाह की उपाधि धारण करता है। 1540 में था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, उसमें हुमायूं को पराजित करके शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना डाली। सूर्यवंश की स्थापना कब डालता है? 1540 में। याद रखिएगा, 1540 ये वही समय है जब पद्मावत की रचना करते हैं कौन? पद्मावत की रचना करते हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में ही करते हैं पद्मावत की रचना। और एक चीज और पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। तो शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना कब की? 1540, कन्नौज युद्ध के बाद। यहाँ हुमायूं डर के भाग जाता है और 1540 के बाद 1555 में आता है, यानी कि 15 साल तक हुमायूं दिखता नहीं है इंडिया में। अगला, 1541 में क्या होता है? शेरशाह ने पटना के दुर्ग को बनवाया। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे पटना के दुर्ग को बनाया। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं उदयन। उदयन, ठीक। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? राजधानी किसने, कमेंट कीजिएगा। और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया? पटना किसने किया? तो ये शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। और पाटलिपुत्र की राजधानी पटना को राजधानी यही बनाए शेरशाह सूरी। ठीक, अगला आते हैं। 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया और इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। 1541, तो पटना को राजधानी कब बनाया? 1541 ईस्वी में। अगला, 1543 में रायसीन और 1544 में मारवाड़ पर भी जीत लिया। मारवाड़ का एरिया भी जीत लिया इन्होंने 1544 में। 1545 में कलिंजर अभियान में जा रहे थे, यहाँ गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। और इसके 10 साल बाद तक हुमायूं नहीं आता डर के मारे। शेरशाह ने सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण करवाया। ठीक है, बीच में मृत्यु हो जाने के कारण पुत्र जो है इस्लाम शाह
बीच में मृत्यु हो गया था। तो इसने जो मकबरा बनवाया था ना अपना इंडो इस्लामी स्थापत्य कला पर, उसको कंप्लीट किया था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह उपाधि है, बेटा का नाम है जलाल खां। जलाल खां को ही इस्लाम शाह बोलते हैं, याद रखिएगा। असली नाम है जलाल खां और उपाधि है इस्लाम शाह। और ये जो आपका मकबरा है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित, ये कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। और यह इमारत जो है अष्टकोणीय है, ये पूछता है आपको क्वेश्चन, अष्टकोणीय है, ठीक है, ऑक्टागोनल, है ना। और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से। शेरशाह ने रोहतास का किला भी बनवाया, पूछता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। और रोहतास का किला कहाँ है, सासाराम में। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली प्रणाली चलाई। जब्ती प्रणाली क्या होता है, भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण, यानी कि जितना भूमि होगा उतना ही लगान। ऐसा नहीं कि कोई गरीब उसको कम जमीन है तो ज्यादा लगान ले लेंगे, नहीं। भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण होगा। और इसको बाद में अकबर भी अपनाता है, यानी कि सोचिए कितना अच्छा व्यवस्था है। एक चीज और याद रखिएगा, जो शेरशाह सूरी का जो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री, उसका नाम है टोडरमल। टोडरमल, यही टोडरमल जो है बाद में अकबर के पास चला जाता है, याद रखिएगा। टोडरमल जो है वो पहले शेरशाह सूरी के पास काम करता था, बाद में वो अकबर पास गया। याद रखिएगा, पूरा जितना मैप होता है ना अकबर का, वो मैप अपने हाथ से बनाया था टोडरमल, कि यहाँ पर ये क्षेत्र है अकबर का, यहाँ पर अकबर का ये क्षेत्र है। और एकदम एग्जैक्ट और सटीक मैप बनाया था। अगर आप उस मैप को देखिएगा, कोई हिस्ट्री का बुक में होगा तो जरूर देखिएगा, आज के मैप से वो मिलता है। किसी को उस समय बिना जीपीएस के दिशा का ज्ञान होना कितना मुश्किल काम था, और वो काम करा किया था आपका टोडरमल ने। और टोडरमल किसके समय था, अकबर के समय था, लेकिन अकबर से भी पहले वो शेरशाह सूरी के पास था। ठीक है, अगला आते हैं। हाँ, शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम नामक सड़क बनाई। सड़क ए आजम वही है जिसको मौर्य काल में बोलते थे उत्तरापथ, और वर्तमान में इसको जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। आप पढ़े होंगे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी। लेकिन उस समय ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं बोलते थे, उसमें सड़क ए आजम बोलते थे। एक क्वेश्चन मैंने एसएससी में पढ़ा था, तो वहां पूछा था कि सड़क ए आजम जो कि शेरशाह सूरी के समय था, उसको मौर्य काल में क्या बोलते हैं। तो मैं उस समय ये क्वेश्चन नहीं बना पाया था, उसको बोलते हैं उत्तरापथ। तो उस समय मुझे ये क्वेश्चन याद हुआ तो मैंने आज आपको यहाँ लिख दिया। उत्तरापथ की राजधानी क्या है, दक्षिणापथ की राजधानी क्या है ना। उत्तरापथ की राजधानी शायद तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, ऐसे करके कुछ है, देख लीजिएगा। और इसने सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था अपनाई थी, यानी कि क्या क्या किया था, संचार व्यवस्था को अच्छा किया था, डाक व्यवस्था अच्छा किया था, सैन्य व्यवस्था अच्छा किया था, राजस्व व्यवस्था अच्छा किया था, सब में सुधार किया था। बाद में सूर्यवंश जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर 1555 में एक युद्ध होता है मच्छीबार और सरहिंद का युद्ध, ठीक है। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं और लास्ट सूर्यवंश का शासक सिकंदर सूर से लड़ाई होता है। सिकंदर सूर हार जाता है, हुमायूं जीत जाता है, और जीतने के बाद सूर्यवंश का यहीं पर अंत हो जाता है। तो बिहार में अफगान शासन का अंत यहीं पर हो जाता है। तो अफगान शासक से रिलेटेड जितना भी चीज था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगला, सोन और गंगा नदी के संगम बिहार में किस जिले में है, पटना में है। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि सोन नदी जो है गंगा से कहाँ मिलता है, पटना में, ठीक है। आपका कोसी नदी कहाँ मिलता है, कुर्सेला में। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक जगह कर दिया हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। सारा नदी बिहार का जो है, देखिए बिहार का यहाँ पर आपका गंगा नदी दो धाराओं के रूप में आती है। ये आपका यहाँ देखिए गंगा नदी आ रही है, यहाँ से आपका गंगा नदी आया। ये गंगा नदी आपको एकदम बिहार को बीच में 2 पार्ट में बांटते हुए निकल जाता है। इसके ऊपर में जो पार्ट एरिया है उसको बोलते हैं दक्षिण गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। तो दक्षिण नहीं, इधर उत्तर होगा ना, उत्तर गंगा का मैदान। और इधर बोलेंगे दक्षिण गंगा का मैदान, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां, देखिए आपका सबसे पहले हो जाएगा घाघरा, फिर हो जाएगा गंडक, फिर हो जाएगा बूढ़ी गंडक, फिर हो जाएगा बागमती, फिर कमला, कोसी, मेची, तो इसमें महानंदा, यानी कि महानंदा, यहाँ तक ये नदियां जो है आपका गंगा में मिलती है उत्तर से। दक्षिण से कौन मिलती है, कर्मनासा, सोन,
पुनपुन, फल्गु, किऊल, और ये जो भी एक अजय नदी है, सकरी नदी भी है। तो इतनी सारी नदियां हैं और इन सारी नदियों को देख लेते हैं। घाघरा कहाँ मिलता है गंगा में? सारण में। यानी कि घाघरा जो है सारण एरिया में, यहाँ पर सारण एरिया है। गंडक का बात करें सोनपुर में, देखिए गंडक, ये गंडक यहाँ पर मिलता है, ये सोनपुर है। बूढ़ी गंडक खगड़िया में, देखिए बूढ़ी गंडक, ये आ रहा है आपका बूढ़ी गंडक गंडक यहाँ पर ये कहाँ मिला? यहाँ पर, ये एरिया खगड़िया। अगला कोसी नदी जो है कुर्सेला कटिहार में। कोसी नदी का बात करें, ये कोसी नदी कहाँ मिलता है? यहाँ पर कुर्सेला कटिहार में। अगला महानंदा मालंदा में। और महानंदा यहाँ पर बिहार के बाहर में मिल रहा है, मालदा, मालदा में। ठीक है। अब आते हैं कर्मनासा, ये कर्मनासा है यहाँ पे, ये कर्मनासा यहाँ पर मिलते हैं। ये चौसा है, चौसा, चौसा बक्सर में पड़ता है। ठीक। पुनपुन जो है फतुहा पटना में। पुनपुन नदी का बात करिए, देखिए पुनपुन नदी यहाँ पर फतुहा पटना में, फतुहा पटना में। ठीक है। और ये जो सोन नदी, यहाँ पर सोन नदी गई, ये सोन नदी, यही तो क्वेश्चन है, पटना में। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, पटना में मिलता है गंगा से। फल्गु नदी पुनपुन नदी के साथ मिलता है। ये जो फल्गु नदी है, ये फल्गु नदी यहाँ पर आके पुनपुन मिल जाए, उसके साथ मिलता है। यानी कि फल्गु भी जो है पुनपुन में आके मिल जाता है, मिलेगा कहाँ पे? फतुहा में। क्यूल नदी, ये क्यूल नदी आपको यहाँ मिलता है, लखीसराय में, लखीसराय में। बागमती और कमला, यहाँ देखिए कमला यहाँ पर और बागमती यहाँ पर, ये दोनों कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलता है गंगा। ये दोनों कोसी में मिल जाता है, कोसी में। और सकरी नदी क्यूल के साथ, सकरी नदी जो है ये क्यूल नदी के साथ मिल जाता है। तो ये आपका सारा नदी के बारे में जो कौन कहाँ मिलेगा वो मैंने बता दिया। अगला, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील, पहले बता चुके आपको, कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है। और ये कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में है। आइए देख लेते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील बेगूसराय में है और इसका एरिया है 16 किलोमीटर स्क्वायर। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय स्थल के लिए आपको फेमस है। प्रवासी पक्षी का ये एक आश्रय स्थल है, प्रवासी पक्षी के लिए। अब आते हैं बिहार के जलप्रपात। ये मैंने आपको जितना भी जलप्रपात बिहार से रिलेटेड है और बिहार की झील है, चूंकि यहाँ पर कांवर झील का बात हुआ, मैंने सारा झील यहाँ पर आपके लिए लिख दिया। सारा झील देख लेते हैं। सबसे पहले कांवर झील बेगूसराय में है। गोगा बिल या घोघा झील कटिहार में, कटिहार में। ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, घोंघा जो है, घोंघा वो आपको काट लेगा, घोंघा काट लेगा, कटिहार। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, ये भी प्रवासी पक्षी के लिए है, प्रवासी पक्षी के लिए है। घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा तो घूमने गए थे हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में, राजगीर में है घोड़ा कटोरा, जस्ट जो वहां का ग्लास ब्रिज है उसके नीचे है। ठीक है। अगला अनुपम झील, अनुपम झील आपका कैमूर में है। सिमरी झील, सिमरी सहरसा में, सिमरी सहरसा में, सिमरी बख्तियारपुर वगैरह। जगतपुर झील भागलपुर में, जगतपुर भागलपुर, देखिए जगतपुर भागलपुर, जगतपुर भागलपुर रिलेट करके। मोती मोतिहारी, मोती मोतिहारी, कोई दिक्कत नहीं। सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण। पिपरामन पूर्वी चंपारण मोतिहारी, पिपरामन, मोती पिपरा दोनों मोतिहारी में है। ठीक है। सरैया मन बेतिया में है। अगला, अब जलप्रपात में आते हैं। ककोलत जलप्रपात नवादा, ये ठंडा पानी है, हम गए इसमें नहाने के लिए, ये एकदम यहाँ का ठंडा पानी है। और आप इसमें जब जाइएगा नहाने, और गर्मी के मौसम में क्या मजा आता है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, सबसे ऊंचा, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात। अगला कर्मनासा, कर्मनासा बक्सर में है। नदी से ही याद रख सकते हैं। कर्मनासा नदी जो आपका गंगा से कहाँ मिलता है? चौसा में मिलता है, चौसा में। और चौसा कहाँ पर है? बक्सर में। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, सासाराम। मंझर कुंड, धुआं कुंड और मंझर कुंड सासाराम रोहतास में। ठीक है। जियार कुंड भोजपुर में, जियार कुंड भोजपुर में। तेलहर कुंड कैमूर में, तेलहर कुंड कैमूर में। ठीक। तो ये आपका टोटल जलप्रपात और झील इतना ही है, आप इसको याद कीजिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और अगर कोई झील करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स में उसका डिस्कशन हो रहा है, तो वो टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। अगला, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? याद रखिएगा, 3 हिल आपको याद रखना है, रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी हिल। ये तीनों हिल जो है ये गया में है। और ब्रह्म योनि हिल सबसे फेमस है, इसका उल्लेख जो है रामायण महाभारत और बौद्ध साहित्य में है।
ब्रह्म योनि हिल का उल्लेख रामायण, महाभारत और बौद्ध साहित्य में है। अगला अगला क्वेश्चन है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिले हैं, किस कृषि जलवायु क्षेत्र में? तो सबसे पहले आपको याद रखना, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र टोटल है कितना। तो देखिए यहाँ पर बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु 3 वर्गों में बांटा गया है। अब यहाँ पर आप मैप जब देखिएगा तो देखिएगा, एक है जोन 1, दूसरा जोन 2, तीसरा जोन 3। जोन 3 को 2 पार्ट में जाना है, जोन 3 ए और बी। तो जोन 1 में टोटल 13 जिला है। यहाँ से देखिए, ये आपका एक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और बेगूसराय। ये टोटल 13 जिला है जोन 1 में। जोन 2 का बात करें, 8 जिला है, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुर, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार। 8 जिला है। जोन 3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जोन 3 ए और जोन 3 बी। जोन 3 ए में 6 जिला है, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। जोन 3 बी में आपका 11 जिला है, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। ये आपका आता है जोन 3 बी में। ठीक है। जोन 1 में आपको 104 से 145 सेंटीमीटर वर्षा होता है और यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। यहाँ पर आपको खादर मिट्टी, खादर यानी कि नया जलोढ़, बांगर यानी कि पुराना जलोढ़। तो जो गंगा जो बह के आती है तो सारा बाढ़ का पानी इधर ही फैलाती है ना, तो यहाँ पे खादर मिलेगा और इधर साइड जो है आपको पुराना जलोढ़ मिलेगा। तो यहाँ पे बांगर, बांगर, ठीक है, बांगर, पुराना जलोढ़, तो बांगर मिट्टी। 95 से 115 सेंटीमीटर वर्षा, यहाँ पर आपको 104 से 145। और आपको जोन 3 में, ये जोन 3 पूरा यहाँ इतना दूर का एरिया है, ये पूरा जोन 3 है, साउथ बिहार पूरा जोन 3 है। इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3A 3B। ठीक है। तो अब देखिएगा, जोन 3 में 95 से 115 सेंटीमीटर वर्षा। और इसमें कौन कौन सा फसल होगा जोन 1 में? जोन 1 में आपको गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का। गन्ना के लिए सबसे बढ़िया है पश्चिमी चंपारण, तो इसी से ज्यादा गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का। और साउथ में क्या होगा आपको? गेहूं, दाल, अरहर, चना, गेहूं, दाल, अरहर, चना। और ये एक जो 2 वाला जोन है, यहाँ पर मीडियम पानी पड़ता है, 120 से 140, यानी सबसे ज्यादा पानी पड़ेगा यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ एरिया हो जाता है लगभग आपका उधर ही, मतलब बिहार के लिए तो नॉर्थ ईस्ट यही है, वेस्ट बंगाल से टच करता है ये सब इलाका। ये इलाका आपका, ये इलाका और ये इलाका आपका जूट के लिए फेमस है, जूट, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज्यादा पड़ता है। धान, चाय, मक्का, धान, चाय, मक्का, इसके लिए भी फेमस है ये एरिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले आपका इसमें है 13, 13 जिला, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन उत्तर पश्चिम, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था और ये आपका 66 बीपीएससी का कैंसिल्ड एग्जाम का क्वेश्चन था। यहाँ देखिए, इसका कैंसिल्ड एग्जाम का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस को मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो, आप कमेंट में लिखिएगा, उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और जो भी आपका डाउट होगा या जो आपको जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना होगा वो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और आपको क्या बोलते हैं, आपका तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं। अभी से ही बिहार के बारे में नॉलेज गेन करना आप स्टार्ट कर दीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में आएंगे, बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, अगले वीडियो के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल में जितनी भी वीडियो बनेगी वो आपको आपके तक पहुंच जाए। चलिए।